नो सर। तो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, कोई भी हम प्रोडक्शन, अब हम प्रोडक्शन हो गया तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट में प्रोडक्शन हुआ, ये कैसे पता चलेगा? तुमको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार है। देखो होता क्या है कि मान लो, हेलो, जी सर। हाँ जो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम एक चीज दिखा रहे, ठीक है, रुक जाओ। अगर हमारा कोई एक, हम मान लो ये एक स्क्वायर चीज हमारा गाड़ी कहीं पे भी गाड़ी में फिट होना है, ठीक है। हाँ कस्टमर बोल दिया यहाँ से ये हमको चाहिए 12 mm, यहाँ से यहाँ हमको चाहिए 20 mm, ठीक है। इसका जो थिकनेस होगा, थिकनेस हमको चाहिए 2 mm, ठीक है। तो कस्टमर का ये मान लो कस्टमर कुछ भी कर रहा है, तो कस्टमर इसके रिक्वायरमेंट पे ही ना बनाओगे तुम, कोई भी प्रोडक्शन करोगे। जी सर। तो जब कस्टमर का रिक्वायरमेंट पे प्रोडक्शन करेंगे, तो जब ये पीस हमारा प्रोडक्शन यूनिट से निकल के आएगा, तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होता है, ठीक है। क्वालिटी प्रोडक्शन का काम क्या होता है? एक तरह से समझो कि वो प्रोड्यूस करना है बल्क अमाउंट में, उसको नहीं देखना है, प्रोडक्शन यूनिट को नहीं देखना है कि हम, मेरा इसमें कितना डिफेक्टेड है, कितना क्या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक्चुअली उसको देख, मतलब उसका टारगेट होता है, इसलिए नहीं देखना, नहीं, उसको मेंटेन करना है क्वालिटी, लेकिन वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको अपना टारगेट पूरा करना है। तो जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो ये हर चीज को मेजर करेगा। इसमें मार्जिन होगा, मान लो बोलेगा 12 mm है, 12 mm +-1 mm, कस्टमर बोल दिया +-1 mm, ठीक है, दोनों में। अब इस मार्जिन के अंदर रहा तब तो ओके होगा, तब तुम्हारा वो डिस्पैच के लिए जाएगा। और अगर इस मार्जिन से जहां बाहर होगा तो ये रिजेक्शन होगा, फिर से उसको कस्टमर को मतलब मेल्ट करेगा, या जो भी उसका प्रोसेस है उसको करते हुए बनाएगा। तो ये सब चीजों को हमको जानते होंगे कैसे क्या है, तब ना हम आगे तो एक ओवरव्यू के लिए ये सब प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर है? स्टार्ट करें हम लोग आज का स्मार्ट ग्रिड अपना। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा है मेरा? यस सर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर हम लोग देख चुके थे, कंसेप्चुअल जो मॉडल था हमारा। कंसेप्चुअल मॉडल में कितना डोमेन था? डोमेन कितना था? 7 था। इसमें हम लोग जानते हैं जनरेशन था, दूसरा हमारा ट्रांसमिशन था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन था, कस्टमर था, सर्विस प्रोवाइडर था, फिर क्या था, मार्केट था, लास्ट वन क्या था? ऑपरेशन। हम्म ऑपरेशन। ऑपरेशन था। तो ये सब जो था हमारा डोमेन, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे, हम लोग देख चुके थे किससे किसका लिंक है। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं हर डोमेन के बारे में जानना कि किस डोमेन को क्या काम है। मैक्सिमम जनरली हम लोग इस चारों डोमेन को तो बहुत बढ़िया से जानते हैं। कस्टमर हमारे लिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कस्टमर है। जितना भी हम लोग ये सेटअप कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कंज्यूमर के लिए सर। कंज्यूमर के कर रहे हैं। तो और सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर डोमेन से ही स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत है? नो सर। कस्टमर डोमेन। तो कस्टमर जो ये होता है तुम्हारा अल्टीमेट स्टेक होल्डर होता है। जो कस्टमर बोलेगा हमको उस हिसाब से काम करना है। जो भी इंटायर ग्रिड जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इसी को सपोर्ट करने के लिए, है कि नहीं?
जैसे स्टूडेंट कॉलेज के लिए क्या है, जो भी हम लोग कॉलेज खोल रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, किसके लिए पढ़ा रहे हैं? स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहे हैं। तो अल्टीमेट हमारा काम किसके लिए हो रहा है? स्टूडेंट के लिए हो रहा है। तो हमारा स्टूडेंट स्टेक होल्डर है यहाँ पे कॉलेज के लिए। तो वैसे ही जब हमारा कस्टम जो स्मार्ट ग्रिड बन रहा है, तो इंटायर ग्रिड हम लोग जो बना रहे हैं, किसको सपोर्ट करने के लिए बना रहे हैं? तो हमारे कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, या यूटिलिटी अपने लिए सब चीज कर रहा है। क्या हो गया? अब समझ में आ रहा है बात? आ रहा सर। हाँ, तो बीच बीच में मतलब रिस्पॉन्स देते रहो तो मतलब पता चलेगा कि डिस्कनेक्ट नहीं हुए। ठीक है, तो कस्टमर को हम लोग यहाँ सपोर्ट देने के लिए बनाते हैं। इस डोमेन में कस्टमर क्या करता है, इसी डोमेन में हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। कंज्यूम जनरली इसी डोमेन में होता है, हमारा कस्टमर डोमेन में। यहाँ पे जो एक्टर है, एक्टर कौन होगा यहाँ कस्टमर डोमेन का? तो हम होंगे, जो भी कस्टमर है वो होगा, या फिर यहाँ जो भी तुम्हारा रिले लगा है, इंटरप्टिंग डिवाइस लगा है, वो भी हो सकता है। तो जनरली यहाँ पे कस्टमर डोमेन में जो हमारा मेन होता है, कस्टमर ही होता है, जो कि कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। वो क्या कर सकता है यहाँ? अपना मैनेज करेगा एनर्जी यूज और जनरेशन को। कस्टमर डोमेन में कस्टमर क्या करता है? अपना मैनेज करता है एनर्जी यूज को। एनर्जी यूज समझाने का तो अभी हमको नहीं लगता है जरूरत है इतना, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कैसे करेगा कंज्यूम, मतलब स्मार्ट मीटर की मदद से, स्मार्ट अप्लायंसेस की मदद से, तो ये सब चीज हम लोग पहले देख चुके हैं कि इसको फिर से समझाना है। हम्म, एनर्जी को यूजेस को कैसे मैनेज करेगा, मैनेज करता है वो, समझ में आ गया ना कैसे मैनेज करता है? इसके बाद क्या? आवाज कम से कम रिस्पॉन्स तो दो। यस यस सर। अरे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, लग रहा है कोई है ही नहीं क्लास में, तो कैसे मजा आएगा? तो यूज हमको समझाना पड़ेगा कि कैसे, ये जो हम यूज लिखे हैं मैनेज एनर्जी यूजेस, इसको समझाना पड़ेगा अभी फिर से कि कस्टमर कैसे मैनेज करता है अपने, कस्टमर कैसे मिनिमाइज करता है अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को। जी सर। सर थोड़ा पीक तो लोड रहेगा तो उस टाइम सर यूज नहीं करेंगे, जितना सर अगर जरूरी कोई रहेगा तो यूज करेंगे, बाकी जितना भी एडिशनल रहेगा वो सर जब ऑफ डिमांड रहेगा उस टाइम यूज करेंगे, तो यही चीज जिससे तो हम हमारा चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। यही चीज तो हम चाह रहे हैं कि जो हम लोग पढ़े हैं सीखे हैं, तो पार्टिसिपेट करो यहाँ पे, बोलो जो भी रिस्पॉन्स आता है, शांत नहीं बैठो, है ना। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कुछ एक्टर है जो कि ऐसा करता है, प्रोवाइड करता है क्या चीज हमको? तो इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन कस्टमर एंड अदर डोमेन। यहाँ पे कोई तो ऐसा जो होगा कस्टमर डोमेन में, कुछ तो ऐसा इक्विपमेंट होगा, या कुछ तो ऐसे एक्टर होंगे जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता होगा। जैसे एक्टर की बात में हम लोग एक्टर बोल दिए थे, एक्टर चाहे थिंग भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो यहाँ स्मार्ट मीटर भी तो एक एक्टर है। जी सर। तो वो क्या करता है? कंट्रोल और इंफॉर्मेशन दूसरे डोमेन को देता है कि नहीं, कस्टमर डोमेन का। ठीक है, देता है सर। तो यहाँ पे जो भी डोमेन, तो यहाँ पे जो बाउंड्री होगा कस्टमर डोमेन का, इसको कंसीडर किया जाएगा यूटिलिटी मीटर और एनर्जी सर्विस इंटरफेस, ईएसआई बोलते हैं। ईएसआई जो यहाँ पे है, एनर्जी सर्विस इंटरफेस, मतलब दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है एनर्जी मीटर के थ्रू, हमारा कस्टमर और यूटिलिटी को। तो जो एनर्जी सर्विस इंटरफेस है, ये दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है। ठीक है, तो ईएसआई का फुल फॉर्म याद रखना, एनर्जी सर्विस इंटरफेस। तो ये क्या करता है? सिक्योर इंटरफेस करता है यूटिलिटी और कस्टमर के बीच में। अगर मान लो हमारा स्मार्ट मीटर, यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी और स्मार्ट मीटर में क्या रिलेशन है? बोलो। हम बोलेंगे यूटिलिटी और स्मार्ट मीटर एक रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है? सर डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा यूटिलिटी क्या करेगा? पहले हम जो उसको एनर्जी यहाँ से हम सर्विस दे रहे हैं, एनर्जी कितना स्मार्ट मीटर को दिया गया, स्मार्ट मीटर क्या करेगा? इसका जो भी इंफॉर्मेशन है फ्लो कराएगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा, है ना। तो यहाँ जो मेरा डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, ये सिक्योर होना चाहिए कि नहीं?
जी सर। सिक्योर का मतलब कि कोई भी इसको हैक नहीं करे, कोई भी इस डेटा से हैक ना छेड़खानी करे। नहीं करे। अगर इस डेटा को हमारा छेड़खानी होगा तो कस्टमर का रियल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आएगा, तो हम उस हिसाब से एक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जी जो सर। ESI है, ये ESI क्या करता है? ESI सिक्योर इंटरफेस किसके सर किसके ये बीच में सही है जाएगा? कि स्टैंडर्ड भी है ना? क्या? स्टैंडर्ड सर, एक स्टैंडर्ड है ये, सिक्योरिटी मतलब ESI साइबर तुम्हारा में आता है, साइबर के अंदर। हाँ, एनर्जी सर्विस इंटरफेस कहा जाता है इसको। ESI का हाँ फुल सर। फॉर्म एनर्जी सर्विस इंटरफेस है। तो ये दोनों ये क्या करता है कि तुम्हारा कस्टमर और यूटिलिटी के बीच में जो डाटा कम्युनिकेशन होता है, उसमें जो इन दोनों का एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रहा है उसको सिक्योर बनाएगा। ठीक है, ये एज अ ब्रिज काम करता है दोनों के बीच में। ठीक है, ओके सर। ये जो तुम स्टैंडर्ड बोल रहे हो वो अलग चीज है कि स्टैंडर्ड हो गया, ये मानक हो गया कि हमको इसके अंतर्गत काम करना है। लेकिन अब क्या है कि दो डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। हाँ सर। तो जो डेटा कम्युनिकेशन हम करेंगे, तो अगर वो मान लो अगर हम जैसे क्या मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, तो मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हर एक बैंडविड्थ दिया जाता है, हर कंपनी डिफरेंट बैंडविड्थ में काम करता है। जब हम तुमसे बात कर रहे हैं तो उस समय हमको एक बैंडविड्थ अलोकेट होता है जो कि दूसरे को नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, दो आदमी बात कर रहे हैं, दोनों का बात इधर एक के साथ मिक्स होके जा रहा है, होता है ना उसे। तो जो हम दोनों जी के बीच सर। में इंटरफेसिंग हो रहा है, मतलब मेरा कम्युनिकेशन तुमसे हो रहा है, तुम्हारा कम्युनिकेशन मेरे से हो रहा है, बाकी तीसरा हमारे मर्जी के बिना इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी यूटिलिटी और जो कस्टमर है उनके बीच में डाटा कम्युनिकेशन होगा, या जो भी हमारा एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है वो भी जा रहा है, या हमारा कस्टमर को हम बता रहे किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन जा रहा है, तो उसमें कोई भी इंटरप्ट ना करे, इसके लिए एक सिक्योर इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है। जो प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं ESI। ये क्या एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ब्रिज है दोनों के बीच में। ठीक है, जो कि तुम्हारा ऑटोमेशन के सिस्टम के थ्रू चलेगा। ठीक है ना? जी सर। जी सर। सिक्योर इंटरफेस किसके किसके लिए होगा? यूटिलिटी और स्मार्ट मीटर। यूटिलिटी टू कस्टमर डोमेन ना। जी सर। वो तो स्मार्ट मीटर से तो हम काम, स्मार्ट मीटर की मदद से तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये काम स्मार्ट मीटर काम किसके लिए कर रहा है? कस्टमर के लिए ना काम कर रहा है स्मार्ट मीटर। जी सर, और एज एक्टर भी काम कर रहा है एज अ एक्टर भी कस्टमर कर रहा है, डोमेन में। लेकिन ये सर्विस किसको किसको दे रहा है? एक तो सर्विस दे रहा है यूटिलिटी को दे रहा है, दूसरा सर्विस किसको दे रहा है? कंज्यूमर को। लेकिन वो जनरली किसके लिए बिठाया गया? जो मीटर एनर्जी मीटर है वो किसका पार्ट है, किसके लिए बिठाया जाता है? कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए। कस्टमर का डेटा देता है यूटिलिटी को, तो ये किसके बीच में सिक्योर इंटरफेस कर रहा है? यूटिलिटी और कस्टमर के बीच में कर रहा है। इंफॉर्मेशन तो कस्टमर का ही ना दे रहा है। जी सर। तो हम इसलिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते यूटिलिटी टू कस्टमर। हाँ सर। कस्टमर इंटरेक्शन कर दो, एक और वर्ड अच्छा लगेगा यहाँ पे, दो कस्टमर इंटरेक्शन। अच्छा, पढ़ा जाता है ना यहाँ जो लिखते हैं? जी सर। ठीक, चलो। तो अभी हम एक चीज और क्या बताएं कि ESI तुम्हारा ब्रिज के जैसा काम करता है, जो कि ऑटोमेशन सिस्टम से बेस्ड होता है। कस्टमर एनर्जी में ये जनरली क्या करता है? कस्टमर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, क्या है ये? कस्टमर एनर्जी। यहाँ पे दो चीज तुम्हारा आ गया, मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम लोग EMS भी कहीं कहीं मिलेगा। तो अब दो फुल फॉर्म आ गया तुम्हारा, एक क्या याद रखना होगा? ESI, और दूसरा EMS। क्या होता है ESI और EMS में, क्या लिखोगे? ESI क्या होता है? सर ये एक ब्रिज की तरह होता है जो यूटिलिटी और इस कंज्यूमर के बीच इंटरफेसिंग में सिक्योर इंटरफेसिंग के लिए होता है। और हम्म सर जो EMS है वो सर उसका नहीं पता है।
कस्टमर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि ईएसआई क्या करता है कि ब्रिज के जैसा काम करता है, जो कि बिल्ड ऑटोमेशन सिस्टम से कनेक्टेड होता है, और इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। कस्टमर का जो एनर्जी कितना यूज किया है उसको मैनेज करने में मदद करता है। हम स्मार्ट मीटर की मदद से ही ना मैनेज कर रहे हैं। हाँ सर। जी सर। और वो स्मार्ट मीटर किससे, हमने कहा यूटिलिटी से कर रहा है, तो इसको एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं कि कस्टमर का एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करने में मदद कर रहा है। स्मार्ट मीटर की मदद से ही ना हम, जैसे अगर हमारे मोबाइल में कनेक्ट है स्मार्ट मीटर का हर डाटा आ रहा है कि अच्छा 12 बजे ये हमारा पीक लोड है, पीक लोड में हम जानते हैं बिल ज्यादा लगेगा, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये मदद किसकी ले रहे हैं, स्मार्ट मीटर की मदद से ले रहे हैं, और कस्टमर यूटिलिटी का जो इंटरफेस है उसकी मदद से ये सब कर पा रहे हैं। तो हम मेन मोटिव क्या है, इससे एनर्जी को मैनेज कर रहे हैं। हम लोग जी किसको सर। घटा रहे हैं, अपना बिजली का कंज्यूम को घटा रहे हैं। हम पीक लोड के बजे जा रहे हैं, ऑफ लोड में जा रहे हैं, पीक ऑफ लोड में जा रहे हैं। तो ये सब मदद एनर्जी को ही ना मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक तरह से इसको हम नहीं बोल सकते कस्टमर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम कस्टमर डोमेन हमारा कस्टमर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? ये जो हमारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, कस्टमर डोमेन में ही एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। कस्टमर डोमेन में कस्टमर का मेन फायदा क्या है कि एनर्जी को मैनेज कर सकेगा। कैसे मैनेज करेगा, तो अपना बिजली बिल कम करके। बिजली बिल कम करेगा कैसे, तो उसको पीक ऑफ लोड में यूज करके। तो और इसका पीक लोड और ऑफ लोड को रिकॉर्ड कौन रखेगा, तो स्मार्ट मीटर की थ्रू हम यूटिलिटी को सर्विस वो देंगे कि हाँ पीक लोड के समय इतना एनर्जी कंज्यूम किया गया, पीक ऑफ लोड में इतना एनर्जी कंज्यूम किया गया। सब डेटा हमारा स्मार्ट मीटर रिकॉर्ड करके यूटिलिटी को दे देगा। यूटिलिटी उसी हिसाब से हमको बिजली बिल देगा, है ना। जी सर। अब क्लियर है मेरे हिसाब से कस्टमर डोमेन बढ़िया से। हाँ सर। तो कस्टमर डोमेन में दो चीज का तुमको फुल फॉर्म याद रखना होगा। किसका किसका, ये तुम्हारे एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। ईएसआई फुल फॉर्म बताइए। ईएसआई देगा, 4-5 नाम दे देगा। इसके बाद ईएमएस दे देगा, ठीक है। तो ईएसआई का फुल फॉर्म याद है? ईएसआई का फुल फॉर्म क्या बताए थे? सिक्योर इंटरफेसिंग, एनर्जी सिक्योर इंटरफेस, एनर्जी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। एनर्जी सर्विस इंटरफेस होगा। ईएसआई का फुल फॉर्म होगा एनर्जी सर्विस इंटरफेस। ये तुम्हारा, ये क्या लिखे हैं, सर्विस लिखे हैं। एनर्जी सर्विस इंटरफेस ये प्रोवाइड सिक्योर इंटरफेसिंग करता है। ये सर्विस पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है? पढ़ा रहा है सर। हाँ हाँ, सर। तो एनर्जी सर्विस इंटरफेस है, ना कि एनर्जी सिक्योर इंटरफेस। एनर्जी सर्विस इंटरफेस है जो सिक्योर इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है यूटिलिटी और कस्टमर के बीच में। और ईएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा? एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। तो कॉपी है सभी के पास, तो इसको लिख लो अभी। कॉपी है सभी के पास? यस सर। लिख लो। यस सर। क्योंकि जब पढ़ रहे हो तो बढ़िया से एकदम जो हमारा सेमेस्टर में हो सके क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा, हम उसको भी लिख। इसके पहले भी 2-3 नाम हम बताए थे ना, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म, लास्ट क्लास में, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लेना है। इसको हम ईएमएस लिख दे रहे हैं, याद रहेगा। ऐसे हम ये नोट्स तो दे ही देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जो हमारा कस्टमर डोमेन है, कितने तरीके का कस्टमर हमारा पढ़ते हैं? 3 sir. हाँ, क्या क्या है? So domestic, industrial and commercial. कमर्शियल। डोमेस्टिक, इसको होम भी कहीं कहीं मिलेगा तुमको लिखा हुआ, ठीक है। तो सेम चीज है। इसके बाद क्या है? इंडस्ट्रियल है, फिर कॉमर्शियल है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा एक चीज बताओ कि डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल, इसके बाद हम लोग बहुत सारा चीज ऐसा आ रहा है जो कि हम लोग इसमें कंज्यूमर में यूज कर रहे हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक, सुने हो?
हेलो, यस सर, नो सर, नहीं सुने इलेक्ट्रिक व्हीकल? सुने हैं सर। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो हमारा चार्ज तो करना पड़ेगा ना, इसको चार्ज तो करना पड़ेगा। यस सर। तो जो चार्ज करना पड़ेगा तो हमको क्या है, वो किससे कनेक्टेड होगा, ये भी तो ग्रिड से कनेक्टेड होगा। दूसरा, अगर हम जा रहे हैं इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज में, तो पेट्रोल और डीजल ये सब भी तो हमारे लिए पोल्यूशन का काम कर रहा है। हम लोग क्यों कन्वेंशनल को जो हमारा था पुराना, उसको हम लोग हटाएं कि वो पोल्यूशन कर रहा था कोल के चलते और रिसोर्सेज खत्म हो रहा था। तो सेम चीज तो हमारा तेल डीजल के साथ भी है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर बहुत भारी मात्रा में चलेगा, तो जैसे तुम्हारा पेट्रोल पंप है, तो वैसे चार्जिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा बहुत जगह। चार्जिंग स्टेशन बनेगा, नहीं बनेगा? यस सर। तो अगर चार्जिंग स्टेशन बनेगा तो वो क्या करेगा, तुम्हारा एनर्जी कंज्यूम करेगा वो भी, हाँ या नहीं? यस तो सर। जो भी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो किस डोमेन में आएगा? जो भी एनर्जी कस्टमर। कंज्यूम कर, कस्टमर डोमेन में आएगा। तो क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देखेंगे तो हम लोग उसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमको एक चीज और बता दो सर कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम्म इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोल सकते हैं सर? इलेक्ट्रिक उसमें ट्रांसपोर्टेशन सर मतलब उसमें सर ट्रेन भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह सब? एकदम आएगा, एकदम आएगा। इसमें सर जो भी व्हीकल में कंज्यूम आ रहा है कर सर? व्हीकल में आएगा, हाँ क्यों नहीं आएगा। जो हमारा कंज्यूम करेगा सब कस्टमर डोमेन में आएगा। और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल अब सिर्फ कार और ये चीज नहीं बोले, हम जो भी यहाँ पे आएगा सब कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, कॉमर्शियल लोड भी है वो सब आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही आएगा। ठीक है। अब एक चीज देखो, जैसे होम भी, अब मतलब एक डोमेन हम लोग यहाँ क्या बनाए, एक बड़ा डोमेन हो गया, ये हमारा मेन कस्टमर डोमेन है। अब इसके अंदर यहाँ पे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये हो गया मेरा होम, ये हो गया कॉमर्शियल, ये हो गया इंडस्ट्रियल। अब इसके अंदर व्हीकल हो गया और जितना है वो सब डोमेन, जो भी एनर्जी कंज्यूम करेगा यहाँ पे आएगा इसी डोमेन के अंदर, है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जैसे मान लो मेरा होम डोमेन है, ठीक है, होम डोमेन में एक जैसे हमारा गेटवे होगा। गेटवे, गेटवे कहने का मतलब है जिसकी मदद से इंटर करेंगे हम, घर में कम्युनिकेट करेंगे। तो ये गेटवे क्या हो जाएगा हमारा, ईएसआई। ईएसआई क्या बताए थे? एनर्जी सर्विस इंटरफेस। ठीक है, ये क्या करता है, एक दूसरे से सिक्योर कम्युनिकेशन करता है, तो ये गेटवे हो गया। ठीक। गेटवे इसके कैसे बाद सर, देखो, नहीं समझे? इसी के थ्रू ना हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा? हाँ अच्छा, ब्रिज की तरह, जी सर। ब्रिज है तो गेटवे नहीं बोल सकते उसको, जी सर, एक माध्यम सर। एक माध्यम है, बस सिंपल सा। अब क्या होगा कि जी देखो, मीटर मेरा ये हो गया, ईएम लिखते हैं एनर्जी मीटर। इसके बाद यहाँ हम बोलते हैं अप्लायंसेस, ये लिख दे अप्लायंसेस, समझ जाओगे? ठीक, मान लो मेरे घर में सोलर जनरेशन है, सोलर जनरेशन है, ठीक है, सोलर जनरेशन है। यहाँ पे मेरा ऑटोमेशन भी पार्ट होगा, ऑटोमेशन पार्ट। ठीक है, तो अब एक चीज हमको बताओ, यहाँ पे डाटा किसके किसके बीच कम्युनिकेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी किसके किसके बीच? ये मतलब क्या बोले सर? ये ए वाला अप्लायंसेस है, अप्लायंसेस है। तो देखो, सोलर से जनरेट करेंगे, एनर्जी मीटर तक आएंगे, एनर्जी मीटर से हम क्या करेंगे, जो डॉटेड है वो अप्लायंसेस देंगे। कितना जनरेट किए हैं घर का, ये होम डोमेन का ही हम बता रहे हैं, होम डोमेन में हम कितना जनरेट किए, कितना सेल किया एनर्जी मीटर के थ्रू, डाटा कम्युनिकेट। कितना हम खुद को कंज्यूम किए वो डेटा हमको मिलेगा। ये सब कौन रिकॉर्ड करेगा, तो ऑटोमेशन। ऑटोमेशन को हम क्या करेंगे, सप्लाई नहीं देंगे, सिर्फ हम उसको डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके का, जैसे ये मेरा डोमेन हम बताए ना, एक डोमेन बड़ा कस्टमर डोमेन है, कस्टमर डोमेन। तो कस्टमर में होम में इस तरीके का एक चैनल चलेगा। इसी तरीके का सेम हमारा इंडस्ट्री में भी रहेगा।
इंडस्ट्री का कॉमर्शियल में भी एक डोमेन रहेगा कि हम अगर सोलर प्लांट से जनरेट कर रहे हैं तो हम कितना जनरेट कर रहे हैं और कितना सेल कर रहे हैं, तो सभी का डेटा कौन रखेगा? तो एनर्जी मीटर रखेगा। ये सब किसकी मदद से होगा? तो ESI गेटवे की मदद से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, हम जब तुम लोगों को एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ा रहे थे, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ा रहे थे जिस समय, तो हम एक चीज कुछ बताए थे कि कितना हमारा लोड रहे तो उसको होम में बोलते हैं, कितना लोड रहे तो हम उसको इंडस्ट्रियल बोलते हैं या उसको कॉमर्शियल बोलते हैं, याद है? इंडस्ट्रियल बोलते हैं, कुछ वैल्यू बताए थे, कुछ याद है? सर 20 बहुत बढ़िया, 20 किलोवाट से लेस देन होगा तो वो होम में आ जाएगा। 20 यही था। to 200 सर वो चलो बहुत बढ़िया, कॉमर्शियल में और 200 से 200 से above सर। ओवर 200 किलोवाट सभी हमारा चल जाएगा कॉमर्शियल में। ये क्यों हो रहा था? ये अगर हम लोग लोड का कैटेगरी किए हैं तो क्यों किए हैं, एक चीज बताओ, मतलब कैसे बढ़ जा रहा है, क्या हो रहा है? तो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल में देखते हैं कि हमारा लाइट लोड से ज्यादा लोड क्या होता है? मोटर का लोड होता है। जी सर, पावर लोड ज्यादा होता है। पावर लोड ज्यादा होता है तो इसलिए वहां लोड बढ़ जा रहा है। और घर में हमारा देखते होंगे कि 3 किलोवाट का अगर मान लो, हम जहां तक रफ जानते हैं, एग्जैक्ट हम डेटा नहीं बोल पाएंगे, कि 5 किलोवाट से अगर घर का लोड बढ़ जाता है ना तो तुमको 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ जाता है ना? अच्छा सर, एक डाउट था बहुत दिन से कि 2 फेज और 3 फेज का सर वैल्यू कितना होता है? वैल्यू मतलब? वैल्यू मतलब होता है ना कि एक होता है 440 करके बोलते हैं कि 3 फेज देखो लेते हो यहाँ तो पे शायद क्या होता है कि 440। जब तुम फेज का कनेक्शन लेते हो ना, फेज बोलते हैं मतलब कि लाइन जो न्यूट्रल होता है उसमें करंट होता है, लेकिन जब 3 फेज होता है तो न्यूट्रल में 0 करंट होता है, ठीक ना? तो वहां पे हम लोग लाइन वोल्टेज लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड मान के चला जाता है, वो 440 नहीं 415 वोल्ट मान के कैलकुलेशन पे आता है हर जगह। 3 फेज के ठीक लिए। है, 3 फेज के लिए। और और जो 3 फेज जो वोल्टेज होता है तो लाइन टू लाइन वोल्टेज देखा जाता है, ठीक है? दो लाइन के जी बीच के वोल्टेज को फेज लाइन वोल्टेज बोलते हैं, और फेज बोलते हैं एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच को। सर 2 ठीक है फेज ना? और एक न्यूट्रल ऐसा कनेक्शन नहीं होता है सर? वैसा नहीं होता है, 2 फेज सप्लाई नहीं मिलता, इधर सिंगल फेज मिलेगा और 3 फेज मिलेगा, 2 फेज सप्लाई कहीं नहीं होता है। अब तुम जो देख रहे होगे कि घर में हम लोग सर 2 फेज में कनेक्शन लिए हुए हैं, दिमाग में ये आ रहा है, हाँ सर। तो वो गलत है। वो तुम मतलब अकॉर्डिंग टू रूल नहीं लिए हो कनेक्शन, तुम 2 फेज में कहे हो, जब लाइट कटता है चेंजर से चेंज कर लेते हो, लेकिन वो कनेक्शन अलाउ नहीं है, आइदर सिंगल फेज सप्लाई मिलेगा और 3 फेज सप्लाई मिलेगा। अगर सर हम 2 फेज ले लेते हैं और एक न्यूट्रल ले लेते हैं, दोनों फेज को मिला देते हैं तो उसमें सर क्या होगा? वोल्टेज बढ़ जाएगा, तेरा वोल्टेज बढ़ जाएगा, 3 फेज का कितना वोल्टेज सर आएगा फिर भी? तुम्हारा 415 के आसपास आ जाएगा, वहां लाइन टू लाइन वोल्टेज आएगा ना फिर तो। तो सर तो फिर 3 फेज और 2 फेज और न्यूट्रल में क्या सर अंतर क्या रहा फिर? दोनों 3 अगर फेज का वैल्यू जो बराबर मोटर आ रहा है, है। मोटर देखो 3 फेज जो भी डेढ़ की मतलब हमारा जो हमको लगता है 15 1.5 किलोवाट के ऊपर का जितना मोटर होता है वो 3 फेज वाइंड किया जाता है, ठीक है? डेढ़ या इसको एक रुक जाओ, हमको डेटा याद नहीं है, डेढ़ या इसको हम डेटा बता रहे हैं ना, हमको लगता है 1.5 ही मान के चलो, हम देख क्या बताएं। 3 फेज किया जाता है क्योंकि इसका सिंगल फेज से कॉस्टिंग कम होता है, इसमें तुम्हारा इफिशियंसी 3 फेज मोटर का ज्यादा होता है। तो अगर हम 3 फेज मोटर वाइंड किए हुए हैं तो इसमें 2 फेज सप्लाई देंगे तो काम करेगा मोटर? नहीं सर। तो कौन सा मोटर तुम सुने हो 2 फेज मोटर आज तक, बताओ? नहीं सर, 2 फेज तो नहीं सुने हैं। नहीं सुने हैं? तो अब है या कि तो वहां पे सिंगल फेज या 3 फेज सुने हैं। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सप्लाई या तो सिंगल या 3 फेज मिलेगा, दोनों में तीसरा ऑप्शन नहीं है।
लेकिन तुम जो बोल रहे हो होम में क्या किया जाता है कि कहाँ देखते हैं कि 2 फेज में कनेक्शन लेके रख लेता है आदमी लोग कि भाई 1 फेज में जाएगा तो हम दूसरा में शिफ्ट हो जाएंगे तुरंत चेंजर से, लेकिन वो तरीका गलत है। आइदर सप्लाई सिंगल फेज मिलेगा और नहीं तो 3 फेज मिलेगा। डाउट क्लियर हुआ तेरा? तो सर सिंगल फेज से सर 3 फेज मोटर को चला सकते हैं? सिंगल फेज से फिर फेज स्प्लिट करना होगा। फेज स्प्लिट करना होगा, जी सर। ठीक है, जो तुम इंडक्शन मोटर पढ़ जो फैन पढ़ रहे हैं, फैन जो हम लोग चलाते हैं फेज स्प्लिट ही ना करते हैं उसमें कैपेसिटर से, जी सर। तो फेज स्प्लिट करेंगे। तो जो उतना मेहनत करेंगे उससे अच्छा 3 फेज सप्लाई लेंगे, एफिशिएंसी भी ज्यादा होगा, सब कुछ यहाँ हमको मिलेगा। हाँ सर। फेज स्प्लिट में पावर फैक्टर भी तो कम हो जाता है, पावर फैक्टर का भी तो आता है वहाँ। जी सर। ठीक, अब अपने टॉपिक पे आए। यस सर। ठीक, डाउट क्लियर हो गया ना? ये डाउट है अभी भी सिंगल फेज, 3 फेज, 2 फेज? नहीं सर। लोड हमेशा आंख बंद करके रहना। कोई बोलता है 2 फेज होता है तो 2 फेज लोड कभी नहीं सप्लाई मिलता है, आइदर सिंगल फेज मिलेगा या 3 फेज मिलेगा। 2 फेज कोई मोटर नहीं होता है। 3 फेज क्यों होता है कि ये डेटा हम एक्चुअली देख के बताएंगे, हमको ध्यान नहीं है, हमको लगता है 1.5 किलोवाट हम पढ़े थे जो डेटा है। ठीक है, 1.5 के आसपास जितना होता है ना, इसके ऊपर का जनरली बनाया जाता है 3 फेज, क्योंकि उसका क्या होता है, कॉस्टिंग भी हमारा कम पड़ता है, प्लस इफिशियंसी भी सिंगल फेज से ज्यादा होता है। और 3 फेज मोटर जनरली सेल्फ स्टार्टिंग होता है, जितना भी इंडक्शन मोटर है ना। जी सर। ये सब फैक्टर है। तो यहाँ कभी भी 2 फेज सप्लाई नहीं होता है किसी भी मोटर, क्योंकि कोई भी अप्लायंसेस हमारा 2 फेज सुने हो? नहीं सर। ठीक, तो ये चीज याद रखना। और जो लेते हो अगर कनेक्शन 2 फेज तो वो नियमतः गलत है, लेकिन आदमी रखता है वो अलग चीज है। तो कस्टमर डोमेन में हम लोग ये भी देख लिए कि कस्टमर में हमारा क्या है कि अगर 20 किलोवाट से कम है तो होम में आता है 200 से, और अगर 20 से 200 है तो कमर्शियल में आता है, और जब अगर इससे ओवर हो जाता है किससे, 200 से, तो वो इंडस्ट्रियल लोड कहलाता है। यहाँ तक कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है? ठीक है, एक चीज और बताओ, आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ सर। यस सर। Yes, अगर sir. हम घर में अगर हम लोग जैसे ऑटोमेशन लगा रहे हैं तो ऑटोमेशन की मदद से टेम्परेचर कंट्रोल भी किया जा सकता है घर का। टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करेंगे? घर के लिए कूलिंग डिवाइस क्या क्या होता है? कूलिंग डिवाइस क्या क्या होता है? कूलर, एसी। एसी में देखते हो कि हम लोग सेट कर देते 24 डिग्री, तो जहां 24 से 20 बढ़ता है फिर एसी अपने चालू होता है, जहां 24 से नीचे आता है या 24 आते एसी बंद हो जाता है। बंद हो जाता मतलब आइडियल मोड में चला जाता है। देखते हो चीज? हाँ या नहीं? मतलब सर रूम के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए सर ही करता है। हाँ, तो जो वहां पे रीडिंग लेता है, जो एसी में कुछ तो ऐसा होगा, सॉफ्टवेयर तो रीडिंग नहीं लेता है, इतना तो हम जानते हैं। हाँ सर। तो जो टेम्परेचर का रीडिंग लेता है वो कौन लेता है? सेंसर। सेंसर लेता होगा सर। सेंसर लेता है। और क्या थर्मोस्टेट कुछ होता है?